हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले भारतीय संविधान भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा। क्या होगा? एनसीईआरटी पर आधारित होगा। इसमें जो है हम भारतीय संविधान के जो है संवैधानिक विकास का इतिहास देखेंगे। और इसमें जो हम साथ साथ जो है नोट्स कैसे बनाना है वो आपको हम बताएंगे। और आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो है जो भी मेरा हैंड राइटिंग नोट्स है उसे जो उस टेलीग्राम पर जो है पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के विकास की बात करें तो संवैधानिक विकास जो है ये दो चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? दो चरणों में। पहला चरण आता है चार्टर एक्ट। क्या आता है? चार्टर एक्ट आता है। और दूसरा चरण जो है भारत शासन अधिनियम आता है। क्या क्या आएगा? तो देखिए, पहला आता है चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट, और दूसरा आता है भारत अधिनियम। बात करें हम 1773 से लेकर 1858 तक जो था वो चार्टर अधिनियम एक्ट था। क्या था? चार्टर एक्ट था। जबकि 1858 से लेकर के 1947 तक जो भी नियम बना उसे बोला जाता है भारत शासन अधिनियम। चलिए, दोनों में अंतर क्या है ये समझते हैं। जैसे देखिए, चार्टर एक्ट जो होता था वो ब्रिटेन में बनता था। कहाँ बनता था? नियम कानून उससे संबंधित जितना भी था ना, कहाँ बनता था? भारत, ब्रिटेन में बनता था। उसे भारत में वहां से ला करके यहाँ लागू कर दिया जाता था। इसको बोला जाता है चार्टर एक्ट। क्या बोला जाता है? चार्टर एक्ट। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जो है हमारे देश में जो शासन प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव आए। जैसे कि अब जो है भारत, जहाँ चार्टर एक्ट आता था वहीं जो है अब भारत शासन अधिनियम आने लगा। इसका मतलब ये है भारत शासन 1757 की क्रांति के बाद जो है नियम और कानून को पहले भारत में बनाया जाता था। कहाँ बनाया जाता था? भारत में बनाया जाता था। और तब जा कर के उसको जो है उसमें एक दो भारतीयों को भी दिखाया जाता था। उसमें क्या संशोधन करना पूरी तरह से तो नहीं शामिल किया जाता था, लेकिन हाँ, थोड़े बहुत भारतीय को भी उसमें कानून जो बनाता था उसमें शामिल किया जाता। उसके बाद जो है उसे क्या लागू किया जाता था। दोनों में क्या अंतर है? मतलब चार्टर एक्ट ब्रिटेन में बनता था, जबकि भारत अधिनियम ये काम भारत में ही बनता और भारत में तब जाकर के लागू होता। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1773। तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। सबसे पहला एक्ट क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय जो क्या हुआ था, जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते तो उसको गवर्नर जनरल का है। सबसे बड़ा बदलाव देखिए, पद। ये गवर्नर जनरल का जो है पद था। क्या था? पद। जो कि बंगाल के गवर्नर हुआ करते तो उसे अब क्या नाम दिए जाने लगा? गवर्नर जनरल नाम दिए जाने लगा। वह जो बम्बई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया। अब देखिए, जो बम्बई था और मद्रास उस समय कितने प्रांत? तो ज़्यादा फेमस बंगाल, उसके बाद बम्बई, मद्रास, ये सब क्या आ रहे थे? ये दोनों को क्या कर दिया? बंगाल के अधीन कर दिया। क्यों? क्योंकि बम्बई और मद्रास में ही अंग्रेज और ब्रिटिश का ही शासन था, इसलिए। और उस समय क्या हुआ कि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को मान्यता मिली। कंपनी में जो है, जैसे कंपनी का काम क्या होता है? कंपनी का काम होता है वस्तुओं का आदान प्रदान करना। लेकिन जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, उन्होंने क्या किया कि भारत में शासन करना शुरू कर दिया। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को मान्यता मिली। इसी समय जो भारत में जो केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। और इसमें जो होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी होता था उसे निजी व्यापार करना, उसे उपहार देना या रिश्वत देने पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। न तो पहला होता था निजी व्यापार कर लेते थे, उपहार मांगता था, रिश्वत ही लेता था, ये सब पर क्या हुआ? प्रतिबंध लगाए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और कलकत्ता में जो है एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई वहाँ पर 4 न्यायाधीश थे। कितने? 4। 4 में से जो है एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और 3 जो है अन्य न्याय, जिसमें से जो है
सबसे मुख्य न्यायाधीश जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे बने थे। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट दे, जैसे बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के अंतिम गवर्नर की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वही बंगाल के पद को गवर्नर जनरल को क्या बना दिया? गवर्नर पद को क्या कर दिया? गवर्नर जनरल कर दिया। तो पहले जो है कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। उस समय गवर्नर के पद पर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। इसीलिए प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गए? वारेन हेस्टिंग्स। वही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, भारत के प्रथम वायसराय। अब जो ये जो आप देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल का पद अब किस में बदल गया? वायसराय में। कब बदलेगा ये हम आपको बताएंगे। तो पहले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। वही भारत के अंतिम वायसराय की बात करें लॉर्ड माउंटबेटन। वही भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो राजगोपालाचारी बने थे। तो हमारे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद जो है जो कि रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है कमियां थी उसको दूर करने के लिए जो है एक नया एक्ट आया जो कि 1781 का एक्ट था। कौन सा? 1700। इसका नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट रखा गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए कहा जाता था क्योंकि 1773 में जो भी जो है कानून बना था उसमें सुधार किया गया था, इसीलिए इसे बोला जाता था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इस ये जो है ब्रिटिश सांसद वर्क के सुझाव पर लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसके सुझाव पर लाया? तो वहाँ ब्रिटिश में जो है ना सांसद थे ना जिनका नाम वर्क था। क्या नाम था? वर्क। उन्हीं के सुझाव पर जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। ये जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को इसलिए इसे क्या बोलते हैं? संशोधनात्मक अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को अब देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार था। पहले कहाँ अधिकार था? सिर्फ और सिर्फ बंगाल। लेकिन जैसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया ना तो जो संशोधन किया उसके अनुसार अब कहाँ कहाँ कानून बना सकता है? बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में हो गया। और राजस्व मंडल की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया गया? राजस्व मंडल की। ये हमारा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। चलिए अगले देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। कब आया था? 1784। इसमें क्या क्या कार्य हुए देखिए। पहला द्वैत शासन की शुरू किया गया। उस समय जो है जो इंग्लैंड ब्रिटिश पीएम प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर इस एक्ट का क्या नाम रखा गया था? पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। और उसी समय जो है द्वैत शासन शुरू किया गया। इस समय जो है दोहरे शासन का आरंभ हुआ। पहला राजनीतिक मामला और दूसरा व्यापारिक मामला। उनके लिए जो एक संस्था का निर्माण किया जिसका जो है बोर्ड और कंट्रोल रखा गया। क्या नाम रखा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब जो है जितना भी राजनीतिक मामला था उस किसके कहाँ उसको संग्रहित किया जाता था और किसके पक्ष में आता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वही बात करें व्यापारिक मामला तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे निदेशक मंडल अध्यक्ष होते थे। कौन होते थे? निदेशक मंडल। जबकि राजनीतिक मामला बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर किसका नियंत्रण? जो ब्रिटेन के सम्राट होते थे उनका अधिकार होता था। गवर्नर जनरल की बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। तो 1784 में जो गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त हो गया, वो भी 20 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। तो इस पर जो है देखिए बस इतना ही याद रखना है कि 1793 में कुछ खास नहीं था कि मतलब जो पिट्स इंडिया एक्ट में था वही था। और सिर्फ इसमें एक कार्य किया गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कंपनी को एकाधिकार प्राप्त कर दिया। मतलब अकेला वही व्यापार कर सकता था ईस्ट इंडिया कंपनी, अन्य कंपनियों को व्यापार करने का अधिकार। और इसे कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कहने का तो 20 वर्षों, लेकिन ये अनिश्चित काल के लिए था। अनिश्चित काल के, लेकिन बाद में जो 20 साल तक ये चला था। अब 1813 का चार्टर अधिनियम तो देखिए 1793, 1813 मतलब जो है ये 20 साल पर अब क्या हुआ?
20 सालों पर आने लगा था। 1793 के चार्टर अधिनियम में जो एकाधिकार प्राप्त हुआ उसे समाप्त कर दिया, लेकिन उसमें जो है चाय पर और चीनी के साथ व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त रहा, उसे समाप्त नहीं किया। मतलब जो है, जो 1793 अभी बताया कि 20 सालों के लिए जो एकाधिकार प्राप्त हुआ था उसको समाप्त कर दिया, लेकिन बता दिया कि चाय और चीनी पर जो एकाधिकार था वो लागू रहेगा। वही के साथ साथ जो है ईसाइयों मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई। शिक्षा, भारतीय शिक्षा पर जो है, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का उपबंध किया, सिर्फ और सिर्फ उपबंध किया गया, दिया नहीं गया। वही स्थानीय सरकारों को कर लगाने और वसूलने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। अब देखिए 1833 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम तक चाय और चीन के साथ जो व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था ना, उसे अब समाप्त कर दिया। मतलब कितने वर्षों तक चला? 40 वर्षों तक चला। वह बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल घोषित। अब पहले देखिए, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब क्या हुआ कि 1833 के एक्ट अधिनियम के तहत बोल दिया कि अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। और इस तरह जो प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बन गया। कौन बन गया? क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक थे। और यहाँ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक मान्यता दिया। देखिए पहले क्या दिया गया, चार्टर एक्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें प्रशासनिक दिया गया था, और क्या दिया गया, व्यापारिक मामला का दिया, राजनीतिक, और पर अब यहाँ क्या प्राप्त हो गया, प्रशासनिक मान्यता प्राप्त हो गया। वही जो सिविल सर्विस पद के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ, देखिए इसमें जो दिया गया था 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का उपबंध किया गया था भारतीय शिक्षा पर, लेकिन वो दिया नहीं गया था। उसी तरह से जो है सिविल सर्विस के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ कर दिया गया, लेकिन ये भी लागू नहीं किया गया था। नियामक कानून के स्थान पर अब अधिनियम या एक्ट का प्रयोग किया जाना लगा। 1833 में कह दिया कि जो पहले से नियामक जो जारी होता, निर्गमन होता था, अब उसके आधार पर क्या होगा, अधिनियम का प्रयोग करेंगे, नहीं तो किसका प्रयोग करेंगे, एक्ट का उपयोग करेंगे। 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, तो देखिए गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया। अब गवर्नर जनरल के परिषद के जो विधायी कानून से संबंधित थे, प्रशासनिक थी, वो दोनों कार्य को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। और अलग किया तो विधान परिषद की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, तो विधान परिषद की। पूछा जाता है क्वेश्चन, विधान परिषद की स्थापना किस चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था, 1853 चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। वह सिविल सेवकों के लिए चयन और भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर किया जाने लगा। जैसे कि अभी बताए थे कि जो प्रतियोगिता के लिए जो है सिविल सर्विस के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया, लेकिन कब इसे लागू किया गया, 1853 में। अब यहाँ जो 1854 में मैकाले समिति के सिफारिश पर एक आया समिति बना, जिसके कारण जो है इसमें अब सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए और भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन की तैयारी करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाकर के सिविल सेवक बन सकते थे। 1858 जैसे कि 20 साल पर आ रहा था, अब देखिए अब जो है 20 साल पर नहीं है। जैसे 1858 का भारत शासन अधिनियम, तो इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें दोहरे शासन व्यवस्था को क्या किया, समाप्त कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ये सभी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। ये सब 1857 की क्रांति जैसे ही आया ना, तो ये जो है ब्रिटिश कंपनी को बहुत सारा नुकसान हुआ। और जैसा ही अब देखा कि ये अब हमसे संभाला नहीं जा रहा है, तो जितने भी जैसे कि दोहरे शासन व्यवस्था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सब लागू किया था, सबको क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जो कंपनी का शासन समाप्त करके सत्ता अब डायरेक्ट किसके हाथों में आ गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। ब्रिटिश के सम्राट थे उनके हाथों में आ गया। अब जो है अब वहाँ पर एक और बदलाव कर दिए कि जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब उसको वायसराय कहा जाने लगा।
और इस ये जो है वायसराय जो है हुआ करते, उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो रानी रानी जो थे, ब्रिटेन की रानी थी, उनका निजी प्रतिनिधि हुआ करते थे, उसे ही क्या वायसराय घोषित कर दिया जाता था। भारत बात करें हम भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय, तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। एक नया पद वायसराय को, देखिए गवर्नर जनरल को वायसराय घोषित कर दिया गया, वही जो एक नया पद आ गया भारत सचिव। क्या आया? भारत सचिव। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य की भारत परिषद की भी गठन किया गया। तो यहाँ पर दो पद देखिए, एक पद में बदला हुआ जबकि एक नया पद आया जिसे क्या कहा जाने लगा? भारत सचिव। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसे देखिए थोड़ा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? विभागीय प्रणाली का आरंभ। अब विभाग क्या, यहाँ देखिए पहले एक ही जगह था, सभी शासन और ब्रिटिश हाथों में चला गया। अब जो है पार्ट बाय पार्ट क्या, वो अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया और उसी के परिषद जो है उसी के अनुसार जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का शुरुआत किया गया। वही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीकरण के स्थान पर वहाँ क्या शुरू किया? केंद्रीयकरण। अब यहाँ विकेंद्रीकरण, मतलब केंद्र रहेगा, केंद्र के बाद क्या आएगा? राज्य आएगा, मतलब प्रांत आएगा, उसके बाद आएगा संघीय आएगा। अब इस राज्य को भी किस में? स्थानीय स्वशासन के रूप में, स्थानीय सरकार के रूप में, जैसे त्रिस्तरीय था ना, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो शक्ति होता है सभी एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, उसका क्या हो गया? बंटवारा हो गया, सब अपना अपना कार्य करेगा। ये कब किया गया? 1861 में। वही कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शुरू किया, मतलब शामिल करने लगा। जैसे बताए थे ना, भारतीयों को पहले शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1861 में जो है सबसे पहले भारतीयों को भी शुरू शामिल किया गया। वायसराय को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त हो गया। और जैसे कि जो है वर्तमान में राष्ट्रपति जैसे राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, इसी तरह से जो है वायसराय को ये अधिकार हो गया कि अब जो है ये मनोनीत कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते थे। 1865 का अधिनियम, तो इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसियों और प्रांतों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार है। जैसे कि आप देखिए, कोई भी भारत में नया राज्य को जोड़ना है, नया राज्य बनाना, या जो बगल में हमारा पड़ोसी देश है उससे नया राज्य को भारत में मिलाना, तो उस पर कौन कर सकता है? ये सब संसद कर सकता है। कौन कर सकते हैं? संसद कर सकते हैं। लेकिन उस समय ये अधिनियम किसके पास था कि इस अधिनियम के तहत जो है सीमाओं में परिवर्तित करने का अधिकार किसे दिया गया था? तो इस नियम के तहत जो है दे दिया गया था। वही बात करें हम 1873 का चार्टर एक्ट, 1873 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के तहत ईसीआई, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कभी भी भंग किया जा सकता। जैसे राज्यसभा है ना, राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है? हाँ, तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं और राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। लेकिन 1873 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भंग किया जा सकता है और अंततः जो है 1 जनवरी 1974 को जो है इसे भंग कर दिया गया।